1785 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या दिया? इस्तीफा दिया। ठीक है ना, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। इस्तीफा देने के बाद फिर अस्थायी बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना? सर जॉन मैकफर्सन। ये भैया कब आया था? 1785 में। और कब तक रहा? तो भाई 86 तक रहा। लगभग 8 महीने तक यह बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। और यह कैसा गवर्नर जनरल था? अस्थायी गवर्नर। प्रश्न केवल एक है कि बंगाल का एक मतलब पहला अस्थायी गवर्नर जनरल कौन है? सर जॉन मैकफर्सन। और दूसरा प्रश्न है कि वॉरेन हेस्टिंग्स के इस्तीफा देने के बाद बंगाल का अस्थायी गवर्नर जनरल या कार्यवाहक गवर्नर जनरल कौन बना? सर जॉन मैकफर्सन। इसके बाद भैया कौन आया? कॉर्नवालिस। कौन आया? कॉर्नवालिस। ये जो भैया कॉर्नवालिस है ये 1786 में भारत आया और कब तक रहा है? 1793 तक। इसका दूसरा कार्यकाल आता है 1805 में। यानी 1805 में ये पुनः बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया था। सबसे पहले तो कॉर्नवालिस की बात करते हैं। कॉर्नवालिस जब अमेरिका आजाद हो रहा था तो उस समय ये अमेरिका में ब्रिटिश सत्ता का सबसे बड़ा अधिकारी था। इसी के समय जैसे हम लोग जो भारत की बात करते हैं 1947 में जब भारत आजाद हुआ उस समय हमारे यहाँ कौन था? माउंटबेटन। तो वैसे ही अमेरिका में कौन था? कॉर्नवालिस। अच्छा, कॉर्नवालिस ने सत्ता को अपने हाथों से जाता हुआ देखा था। इस वजह से इसके अंदर ये गिल्टी थी कि हमारे होते हुए या हम अधिकारी बने रहे और अमेरिका जो ब्रिटिश उपनिवेश था हमारे हाथों से निकल गया। अच्छा, अब जब वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस्तीफा दिया तो बोला गया इतना पढ़ा लिखा एक्सपीरियंस वाला बंदा कौन है, इसे भारत भेजा जाए। तब कौन आया सामने? कॉर्नवालिस। इसको चिट्ठी भेजी गई कि भाई साहब भारत में गवर्नर जनरल बन के जाना है और आपको जाना है। इसने इनकार कर दिया। इसने इनकार कर दिया, ऐसा कारण था कि भाई साहब इसको शक्तियां चाहिए थी। पहले तो इसने कहा कि अगर हम जाएंगे तो हमारी कुछ क्या है? शर्तें हैं। और इस कॉर्नवालिस ने जो शर्तें बताई, इन शर्तों को मानने के लिए सबसे पहले 1786 का क्या आया? अधिनियम आया। ये 1786 का जो अधिनियम था इसमें प्रमुख बात ये कही गई कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा यह अपनी परिषद के जो फैसला है, अपनी परिषद के फैसले को क्या कर सकता है? निरस्त कर सकता है, मना कर सकता है। और अपना जो इसका निर्णय होगा, ये अपना जो इसका निर्णय होगा इसे लागू कर सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कॉर्नवालिस के समय जो 1786 का अधिनियम आया इसके द्वारा इस कॉर्नवालिस को प्रधान सेनापति बनाया गया। क्या बनाया गया? प्रधान सेनापति बनाया गया। या प्रधान सेनापति की शक्तियां किसको दे दी गई? बंगाल के गवर्नर जनरल या कॉर्नवालिस को दे दी गई। ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसमें क्या कहा गया? यह अपनी परिषद के फैसले को निरस्त कर सकता है, अपना निर्णय लागू कर सकता है। इसके बाद भैया इसके बाद आता है कि ये जो कॉर्नवालिस है, ठीक है ना, ध्यान सुनना, हम लोगों ने पहले रॉबर्ट क्लाइव पढ़ा जिसे भारत में ब्रिटिश सत्ता का वास्तविक संस्थापक कहा गया। उसके बाद क्या पढ़ा? वॉरेन हेस्टिंग्स। की दो महत्वपूर्ण पढ़े हैं। इन दोनों से ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? कॉर्नवालिस है। यानी पेपर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्यों महत्वपूर्ण? ध्यान सुनना भाई साहब, हम लोग यहाँ किस लिए बैठे हैं? पेपर की तैयारी करने के लिए। तो भारत में सिविल सेवा का जनक कौन है? भारत में सिविल सेवा का जनक ये भाई साहब कौन है? कॉर्नवालिस है। अच्छा, पुलिस, भारत में पुलिस सेवा का जनक कौन है? तो भारत में पुलिस सेवा का जनक भी कौन है? कॉर्नवालिस है। ठीक है। इसके बाद भैया इसने एक कार्य किया। पहले जो सजाएं दी जाती थी उसमें सजा थी नाक और कान काटने की। यानी जो अपराधी होगा उसका क्या काटा जाएगा? नाक काट। तो इस व्यक्ति ने जो कॉर्नवालिस है इसने नाक और कान काटने की जो सजा थी, ठीक है ना, काटने की जो सजा थी, सजा कौन दे रहा? न्यायालय। इस सजा को क्या करवा दिया? बंद करवा दिया या समाप्त कर दिया। बोला अब ऐसी कोई सजा दी नहीं जाएगी। हाँ, फांसी चल रही है, फांसी दे सकते हैं आप, लेकिन कौन सजा नहीं दी जाएगी? नाक और कान काटने की सजा नहीं दी जाएगी। ठीक है ना। इसके बाद भैया इसके बाद इसने एक है व्यापार करने के लिए बोर्ड ऑफ ट्रेड। ये जो बोर्ड ऑफ ट्रेड है इसके सदस्यों की संख्या पहले कितनी थी? 10 और इसने कितनी कर दी? 5 कर दी। यानी इसने बोर्ड ऑफ ट्रेड के सदस्यों की संख्या 10 से घटाकर कितनी कर दी? 5 कर दी। और इस बोर्ड ऑफ ट्रेड को कलकत्ता काउंसिल के अधीन कर दिया। किसके अधीन कर दिया? कलकत्ता काउंसिल के अधीन कर दिया।
इसने कार्नवालिस ने बोर्ड ऑफ ट्रेड के सदस्यों की संख्या कितनी कर दी? 10 से घटाकर कितनी कर दी? 5 कर दी, ठीक है ना। और 5 करने के बाद इस बोर्ड ऑफ ट्रेड को किसके अधीन कर दिया? कलकत्ता के अधीन कर दिया। अच्छा, इसने निजामत अदालतें जो थी अदालतें, ये कहां से कहां स्थानांतरित करवा दी? मुर्शिदाबाद से ये कहां पहुंची भैया? कोलकाता। कहां गई? कोलकाता। जरा याद करो पुराना वाला 1760 में हेडक्वार्टर मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन बनाया था? मीर कासिम। कौन बनाया था? मीर कासिम बनाया था, ठीक है ना। और ये निजामत अदालतें कहां से कहां ले आया? मुर्शिदाबाद से कहां ले आया? कोलकाता ले आया, ठीक है भैया। इसने जो फौजदारी अदालतें थी, फौजदारी अदालतें, ये जो फौजदारी अदालतें थी, इनकी स्थापना कौन करवाया था? वॉरेन हेस्टिंग्स। फौजदारी अदालतों की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स ने करवाया था। इसने इस फौजदारी अदालतों को क्या कर दिया? तोड़ दिया। तोड़ने के बाद या समाप्त करने के बाद इसने क्या बनाई? प्रांतीय अदालतें बनवाई। क्या बनाई? प्रांतीय अदालतें बनवाई। और ये जो प्रांतीय अदालतें बनवाई, इनकी संख्या कितनी थी भैया? 4। इनकी संख्या कितनी थी? 4 में 3 तो थी बंगाल में। 3 कहां है? बंगाल में। पहली है कोलकाता में। पहली कहां है? कोलकाता में। इधर लिखा है, ठीक है ना। पहली कहां है साहब? कोलकाता। दूसरी है ढाका में। दूसरी कहां है? ढाका। और तीसरी है मुर्शिदाबाद। तीसरी कहां है? मुर्शिदाबाद। और चौथी भाई साहब बिहार वाले क्षेत्र में कहां थी? बिहार। तो ये कितनी है? 4 है। इसने फौजदारी अदालतों को समाप्त किया, उनकी जगह पे क्या बनाई? प्रांतीय अदालतें। और प्रांतीय अदालतों की संख्या कितनी थी? 4 कौन कौन सी है भैया? कोलकाता, ढाका, मुर्शिदाबाद और बिहार। कितनी बनाई है? 4। इसने भाई साहब निजामत अदालतें जो थी कहां से कहां स्थानांतरित कर दी? मुर्शिदाबाद से कोलकाता। इसने बोर्ड ऑफ ट्रेड के सदस्यों की संख्या कितनी कर दी? 10 से घटाकर 5 कर दी। और इन्हें किसके अधीन कर दिया? कलकत्ता काउंसिल के अधीन कर दिया। अच्छा, कार्नवालिस जो है, इसकी कार्नवालिस जो है, जब ये बंगाल का गवर्नर जनरल बना तो कौन सा अधिनियम आया है? 1786 का अधिनियम। कौन सा अधिनियम आया है? 1786 का अधिनियम आया है, ठीक है। इसके बाद भैया, इसके बाद इसने 1793 में एक कोड दिया, ठीक है ना, जिसे क्या बोला गया? कार्नवालिस कोड। अच्छा, इसमें नियम कानून लिखे थे। इसमें अगर भैया नियम कानून लिखे थे तो इसे कहा गया कार्नवालिस संहिता। क्या कहा गया? कार्नवालिस क्या कहा गया? संहिता कहा गया। इसे क्या कहा गया? कार्नवालिस संहिता कहा गया, ठीक है ना। इस कार्नवालिस कोड या कार्नवालिस संहिता में क्या था? तो भाई साहब इसमें नियमों को रखा गया था। किसके किसके नियम थे भैया? पुलिस व्यवस्था के नियम थे, न्याय व्यवस्था के नियम थे इसमें, राजस्व व्यवस्था के नियम थे इसमें, और व्यापार से संबंधित नियमों को इसमें रखा गया था। और ये व्यवस्था करवाने वाला कौन है? कार्नवालिस। और कार्नवालिस ने जो व्यवस्था बताई, इसी को कार्नवालिस कोड या कार्नवालिस संहिता कहा गया। अनुज, इसके बाद भैया, इसके बाद आता है कि ये जो व्यक्ति है कार्नवालिस, इसने भारतीयों को उच्च पदों पर नौकरी देने से क्या कर दिया? मना कर दिया। भारतीयों को उच्च पदों पर नौकरी देने से मना कर दिया। क्या कर दिया? मना कर दिया। अच्छा, इसने अपनी पुस्तक में लिखा भी है कार्नवालिस ने। इसने कहा कि भारतीय चोर बेईमान होते हैं, इसलिए इनको नौकरी नहीं देंगे। ये कहने वाला व्यक्ति कौन है? कार्नवालिस है। कहने वाला कौन है? इसके बाद ये भाषा कभी कहानी है 1793 की। इसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट आएगा, और उस चार्टर एक्ट में विलियम बेंटिक कहेगा कि अब भारतीयों को भी नौकरी देंगे। और इतने समय तक भारतीयों के लिए कोई नौकरी नहीं थी। ये करने वाला महापुरुष कौन है? ये कार्नवालिस है। कौन है? कार्नवालिस है। अच्छा, इसने जो अपने कर्मचारी थे, इनके वेतन में क्या करी है? वृद्धि करी। और इनको क्या दी है? पेंशन व्यवस्था प्रारंभ की है। किसने व्यवस्था प्रारंभ की है? कार्नवालिस ने। किसने की है? कार्नवालिस ने। ये जो कार्नवालिस है, इसने प्रत्येक जिले में, ये कार्नवालिस ने क्या किया भैया? प्रत्येक जिले में किसकी व्यवस्था की है? पुलिस थाने की। और पुलिस थाने का इसने अधिकारी किसे बनाया? दरोगा को बनाया। किसे बनाया? दरोगा को बनाया। यानी पुलिस थानों की व्यवस्था करने वाला व्यक्ति कौन है? कार्नवालिस। और पुलिस थाने का इसने सबसे बड़ा अधिकारी किसे बनाया? दरोगा को बनाया। अच्छा, ये पुलिस थाने इसने बनाए थे, ये कितने किलोमीटर में थे? 32 किलोमीटर की दूरी पर बनाए गए थे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद भैया
इसके बाद इसने एक और खतरनाक काम किया। इसने क्या काम किया? 1793 में जमींदारी प्रथा, जमींदारी प्रथा, इसी को क्या बोला गया? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, व्यवस्था प्रारंभ की। ध्यान समझना भाई साहब, इसका मोटिव देखना। इसके समय तक अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि प्लासी पढ़ा, प्लासी के बाद द्वैध शासन पढ़ा 1765 में, और इनके बाद कर वसूलने का अधिकार किसे मिला? अंग्रेजों को। अब अंग्रेज भाई साहब कर तो वसूल रहे हैं, अंग्रेज कर वसूल रहे हैं, किसका शोषण कर रहे हैं? भारतीयों का। जिसका शोषण होगा वो किसके प्रति हो रहा है? अंग्रेजों के प्रति। अब अंग्रेजों का विरोध बढ़ता जा रहा है। ये बात कौन समझ लिया? कार्नवालिस बोला कि ऐसी व्यवस्था बनाओ कि अंग्रेजों का विरोध कम हो पाए। तो इसने भाई साहब भूमि का मालिक, जो भूमि का मालिक था, ये भूमि का मालिक किसे बना दिया? जमींदारों को बना दिया। किसे बना दिया? जमींदारों को बना दिया। अब भूमि का मालिक जमींदार बन गए। अब टैक्स कौन वसूलेगा? जमींदार। जो टैक्स वसूलेगा वही क्या लेगा? बुराई। उसमें भी परसेंटेज फिक्स कर दिया। क्या कहा गया? सुनना ध्यान से। जितना भी है 10/11 और 1/11, दो हिस्से हो गए साहब। 10/11 कौन ले जाएगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना। ये लगभग 89% है। बचा हुआ लगभग 11% किसको मिल रहा है? जमींदार को मिल रहा है। किसको मिल रहा है? अच्छा, जमींदार जितना ज्यादा रेवेन्यू वसूलेगा उतना ही ज्यादा हिस्सा उसे मिलेगा। ये व्यवस्था किसने करवा दी? कार्नवालिस ने। यही थी स्थायी बंदोबस्त जमींदारी प्रथा। अच्छा, अब जमींदारों ने क्या काम किया? जमींदारों ने ऐसी भूमि जहां पर खेती नहीं होती थी वहां भी खेती करवाना क्या कर दिया? चालू कर दिया। बंजर भूमियों पर भी खेती होने लगी, और इतनी खेती हुई कि भारत का जो बंगाल क्षेत्र था ये भाई साहब एग्रीकल्चर में मतलब बढ़िया काम कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि जितना ज्यादा उपज होगी उतना ज्यादा टैक्स वसूला जाएगा, उतना ही ज्यादा किसकी जेब भर जाएगी? जमींदार की। तो इस वजह से ये कार्य किया गया। एक बात। दूसरी बात सुनना भैया, जब रेवेन्यू अधिक इकट्ठा हुआ, पैसा अधिक आया, तो भाई साहब ये जमींदार थे, ये भाई साहब जमींदार बन गए। जमींदार क्या बन गए? जमींदार बन गए। बात समझ में? अच्छा, अब दूसरा ध्यान सुनना थोड़ा सा। अब इसके सापेक्ष में वर्तमान को पकड़ते हैं। गांव का प्रधान, गांव का प्रधान पहले गांव में रहता है, ठीक है ना। एक बार अगर प्रधानी मिल जाए तो उसका घर शहर में हो जाता है। बात सुना क्या करें? अगर वो 2 बार प्रधान बन गया फिर वो गांव कभी कभार जाता है। स्कॉर्पियो साथ में होती है, गांव कब जाता है? कभी कभार जाता है, ठीक है ना। फिर उसने अपने भाई साहब लोग लगा रखे हैं, वो भाई साहब जानकारी देते रहते हैं, उससे काम होता रहता है। अब भाई साहब यहाँ लौट के आओ। अभी जमींदार जो थे पहले तो हम लोग मतलब भारतीयों में से ही एक थे। अब ये टैक्स वसूलेंगे तो ये शोषण करेंगे, तो भारतीयों की बुराई भलाई किससे होगी? डायरेक्ट किससे नहीं होगी? अंग्रेजों से। डायरेक्ट किससे नहीं होगी? अंग्रेजों से। एक तो बात ये होगी भैया, ठीक है ना। यानी कि इस जमींदारी व्यवस्था से कृषक वर्ग का बढ़िया शोषण किया गया। बात समझ नहीं बोला? और करने वाले कौन थे? जमींदार। करवाने वाले कौन थे? अंग्रेज। उसके बाद भैया, उसके बाद जमींदार जो थे, थोड़ा समय बीत गया, पैसा अधिक आने लगा, जमींदार विलासी हो गए। बोला आप तो शहर में रहेंगे, बोला क्या ही करने जाएंगे। इन्होंने हमने लोग बैठा दिए, बोला कि तुम वसूल के लाओ, थोड़ा तुमको भी दे देंगे, हम लोग ऐसे काम कर लेते हैं, ठीक है ना। इसके बाद भैया 1793 का चार्टर एक्ट आया। 1793 का चार्टर एक्ट बनाया था भैया। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार 20 वर्ष बढ़ा दिया गया। कंपनी का जब व्यापारिक एकाधिकार 20 वर्ष बढ़ाया गया तो भाई साहब उसमें इसकी बड़ी सराहना की गई कि भाई साहब कार्नवालिस ऐसा कोई एक प्रोजेक्ट लेके आए हैं जिससे बढ़िया रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है। रेवेन्यू क्यों इकट्ठा हो रहा है? क्योंकि भाई साहब समस्या है। एक सूर्यास्त कानून था। सूर्यास्त कानून में यह था कि भाई साहब जमींदारों को बताया गया इतनी तारीख को आपको टैक्स जमा करना है। अगर सूर्यास्त से पहले टैक्स जमा नहीं किया तो जमींदारों की जमींदारी खत्म कर देते थे। तो जमींदार भी राइट टाइम है, और जमींदार राइट टाइम है तो मतलब उसी हिसाब से ये भारतीय क्या कर रहे हैं, या कृषक वर्ग क्या कर रहे हैं? शोषण कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद भैया ये पूरा क्या था? जमींदारी व्यवस्था, ठीक है ना। इन्होंने भारतीयों के द्वारा भारतीयों के शोषण करने की जो तकनीक निकाली उसी का नाम क्या है? स्थायी बंदोबस्त। उसी को क्या बोला गया? जमींदारी प्रथा। क्या हो गया था कि डायरेक्ट अब अंग्रेजों का विरोध नहीं होगा। इसके बाद भैया, इसके बाद इसी के समय होता है तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। और ये भाई साहब यहाँ कौन है? कार्नवालिस। दूसरी तरफ कौन है? टीपू सुल्तान। और ये भाई साहब कब से कब तक चला? 1790 से 92। और 1792 में संधि हुई, और संधि का नाम क्या है? श्रीरंगपट्टनम की संधि, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद भैया इसने न्याय विभाग को किसे लग कर दिया? राजस्व विभाग से क्या कर दिया? अलग कर दिया कि भाई साहब न्याय वाले राजस्व में नहीं जाएंगे, ठीक है ना, और राजस्व वाले किसमें नहीं जाएंगे? न्याय में नहीं जाएंगे, ठीक है। ये करवाने वाला कौन है? कार्नवालिस। अच्छा, इसने अपने क्षेत्र में दास प्रथा,
और दासों का व्यापार जो है, दासों का व्यापार, इस पर क्या लगाई है? रोक लगाई है। इस पर क्या लगाई है? रोक लगाई है। अच्छा, एक चीज और थी, इसके समय पे पहले क्या था, मतलब पहले प्रारंभ में जमींदारों को पुलिस व्यवस्था दी गई थी कि मतलब टैक्स वसूलने जाओगे तो किसका प्रयोग करोगे? पुलिस बल का प्रयोग करोगे। उसने भाई साहब, किसने? इस कारण वाले ने बाद में इन जमींदारों से पुलिस क्या कर ली थी? छीन ली थी कि भाई साहब तुम पुलिस का शोषण, मतलब पुलिस के द्वारा और अधिक ज्यादा शोषण कर रहे हो, इसलिए पुलिस व्यवस्था तुमको नहीं दी जाएगी, या पुलिस युद्ध दी गई थी, इस बाबत में वापस ले लिया गया था। इसके बाद भैया ये कारण वाले 1793 में वापस चला गया। जब एक कारण वाले 1793 में वापस चला गया, आप सुनना ध्यान से, इसके बाद भैया इसने इन पर क्या लगा दी? रोक लगा दी, दासों के व्यापार पर दास पर रोक लगा दी, ठीक है ना। इसने ये कह दिया कि भाई साहब जमींदारों के पास पुलिस व्यवस्था नहीं रहेगी। और इसके बाद भैया इसे दोबारा से भारत भेजा गया 1805 में। कब भेजा गया? 1805 में ये वापस से बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया। और जब ये दोबारा गवर्नर जनरल बनकर आया, तब तारीख थी 5 अक्टूबर 1805, और इसकी क्या हो गई? मृत्यु। और मृत्यु के बाद इसकी मृत्यु कहाँ हुई है? गाजीपुर। तो इसका वैसा मकबरा या समाधि कहाँ बनी है? गाजीपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? गाजीपुर में स्थित है। तो ये कितनी बार आया है? 2 बार। पहली बार कब आया था? 1786 में, और 1793 तक इसका कार्यकाल रहा। दूसरी बार ये कब आया? 1805 में, और कुछ ही महीने में 5 अक्टूबर 1805 की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और मृत्यु कहाँ हुई है? गाजीपुर में। तो इसका मकबरा या समाधि कहाँ बनी है? गाजीपुर में बनी है। ये कौन था? कार्नवालिस। लास्ट टर्न पर कहां तक पढ़ा था? कार्नवालिस तक पढ़ा था, ठीक है ना। कार्नवालिस के बाद भैया कौन आया? सर जॉन शोर। ये जो जॉन शोर है, ये भैया आया था 1793 में, और कब तक रहा है? 98 तक रहा। लगभग कितने साल रहा? ये 5 वर्ष तक रहा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो भाई साहब ये जो व्यक्ति है, इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। इसने जो अहस्तक्षेप की नीति अपनाई, इसी नीति को तटस्थता की नीति भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब था कि जो राजा महाराजा और नवाब थे, इनमें किसी के भी राज्य यानी इंटरनल जो भी चीजें चल रही हैं, उसमें यह किसी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा। अच्छा, इसी के समय साल था 1795, और 1795 में मराठों ने आक्रमण किया है। ये जो मराठा हैं, इन्होंने किस पे आक्रमण कर दिया? निजामों पर आक्रमण किया। निजामों पर जब आक्रमण किया, तो इन निजामों ने किससे सहायता मांगी? जॉन शोर ने। लेकिन जॉन शोर ने क्या कह दिया कि हम तो हस्तक्षेप की नीति अपनाएंगे, हम तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे। और जॉन शोर के सहायता न करने के चक्कर में इन निजामों का लगभग आधा जो राज्य था, इस पर किसने अधिकार कर लिया? आधे राज्य पर किसने अधिकार कर लिया? मराठों ने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया, ठीक है ना। अच्छा, एक तो बात ये हो गई। अब दोहरा समझना मापदंड इसका। ये अंग्रेज थे, ये एक बात पे रहते नहीं थे। जब इसको ये समझ में आया कि भाई साहब अगर हम निजामों की सहायता करने जाएंगे तो इससे हमारा नुकसान होगा, तो इसने कौन सी नीति अपनाई? अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। लेकिन जो अवध था, इसने अवध के संबंध में हस्तक्षेप की नीति अपनाई। काय की नीति अपनाई है? हस्तक्षेप की नीति अपनाई। इस हस्तक्षेप नीति के तहत कुछ कार्य किए गए, ध्यान सुनना भैया। सबसे पहले तो एक कार्नवालिस है। कार्नवालिस जो है, इसने अवध के नवाब के साथ संधि की है, ठीक है ना। इसने अवध के नवाब के साथ जो संधि की थी, उसमें यह कहा गया था कि जो टैक्स है वो कितना रहेगा? 50 लाख रुपए ईयरली, वार्षिक रहेगा। दूसरा बात यह कहा गया था इसमें कि जो ब्रिटिश सैनिक हैं, इनकी संख्या अवध में बढ़ाई नहीं जाएगी। यानी कि ब्रिटिश सैनिकों की जो संख्या है, इनका इंक्रीजमेंट नहीं किया जाएगा। ये कार्नवालिस और अवध के नवाब आसफुद्दौला के मध्य क्या हुआ? समझौता हुआ था। लेकिन ये जो जॉन शोर है, इसने अवध के संबंध में हस्तक्षेप की नीति अपनाई, और अवध पर इस 50 लाख के अतिरिक्त कितना? 5.5 लाख रुपए जो टैक्स था वो क्या कर दिया? बढ़ा दिया, ठीक है ना। आसफुद्दौला ने मना किया, लेकिन ये माना नहीं। साथ साथ इसने क्या कर दिया? जो अवध था उसमें ब्रिटिश सैनिक रहते थे, ब्रिटिश सैनिकों के साथ था ब्रिटिश रेजिडेंट रहता था। इसने इन सैनिकों की जो संख्या थी, इस संख्या को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। ये संख्या जो बढ़ाई गई थी, इस संख्या को बढ़ाने के चक्कर में ये जो आसफुद्दौला थे, अवध का नवाब कौन है?
आसफुद्दौला, ये जो आसफुद्दौला थे इन्हें क्या हो गया, हार्ट अटैक आ गया और इन आसफुद्दौला की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। आसफुद्दौला की जब मृत्यु हुई तो इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र है, इसके पुत्र का नाम है वजीर अली, और इस वजीर अली को इस जॉन सोर ने क्या बना दिया, नवाब बना दिया। ये 2-3 महीने तक नवाब रहा। जब ये पता चला कि ये जो वजीर अली है ये एक दासी का पुत्र है, तो इस दासी के पुत्र के नाम से इस जॉन सोर ने इसे क्या कर दिया, हटा दिया। और ये जो आसफुद्दौला है इनका एक भाई है, भाई का नाम है सादत अली खां, और ये सादत अली खां जो है इनको क्या बनाया गया, नवाब बनाया गया। इसको नवाब किसने बनाया है, जॉन सोर ने बनाया। किसने बनाया, जॉन सोर ने बनाया। ठीक है, इसके बाद भैया ये जो जॉन सोर है ये इससे पहले यानी कि गवर्नर जनरल बनने से पहले ये राजस्व सलाहकार था। किसका राजस्व सलाहकार था, वॉरेन हेस्टिंग्स का। सुनिएगा ध्यान से, ये इससे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स का राजस्व सलाहकार है। कौन, जॉन सोर। वॉरेन हेस्टिंग्स का राजस्व सलाहकार था ये, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद भैया इसने क्या किया, ये जो जॉन सोर है इसका लगभग कितने वर्ष का कार्यकाल है, 5 वर्ष का। 5 वर्ष के कार्यकाल में इसने किसी से भी कोई युद्ध नहीं लड़ा। युद्ध नहीं लड़ा तो भाई साहब इसने फालतू में कोई पैसा वैसा खर्च नहीं किया, ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरी बात सुनना भैया, इसने इलाहाबाद किला जो है, इलाहाबाद का जो किला है, इस इलाहाबाद किले पर कितना टैक्स था, 50 लाख ईयरली टैक्स था इस पे, और इसने इसे बढ़ाकर कितना कर दिया, 76 लाख वार्षिक कर दिया। अब इसकी बात समझना जरा, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जब बक्सर का युद्ध हुआ था तब बक्सर का युद्ध जब समाप्त हुआ तो इलाहाबाद की संधियां हुई। उस इलाहाबाद की संधि में ये अवध के नवाब से किला लिया गया। कौन सा, इलाहाबाद और कड़ा, और किसको दे दिया गया, शाह आलम द्वितीय को। किसको दे दिया गया, शाह आलम द्वितीय को। शाह आलम द्वितीय को दिया गया। जो बक्सर का युद्ध था उसका खर्चा किससे वसूला गया, अवध के नवाब शुजाउद्दौला से, ठीक है ना। इसके बाद भैया 1772 में जब शाह आलम द्वितीय दिल्ली पहुंच गया तब यही किला वापस से किसको बेच दिया, अवध के नवाब को बेच दिया 50 लाख रुपए में। ये बेचने का काम किसने किया, बात समझना, इन्हीं का था। इन्हीं को बाद में कितने में बेचा, 50 लाख में। अब बेचने के बाद भाई साहब इस पर टैक्स वसूला जा रहा है, बात समझना। टैक्स वसूलने के बाद अब इस जॉन सोर ने क्या कह दिया, कितना टैक्स वसूलेंगे, 76 लाख रुपए। कितना वसूलेंगे, 76 लाख रुपए टैक्स वसूलेंगे। इसके बाद भैया अच्छा, साथ ही साथ इसने अवध जो है, अवध का जो नवाब है, अब नवाब कौन है, सादत अली, इससे एक समझौता किया है। क्या समझौता किया कि आप किसी भी विदेशी से कोई भी संधि समझौता नहीं करेंगे। यानी अवध जो है अब किसी भी विदेशी राज्य से क्या नहीं करेगा, संधि नहीं करेगा या समझौता नहीं करेगा, ठीक है ना। अच्छा, इसी के समय पर बंगाल वाले क्षेत्र में, किसके समय, जॉन सोर के समय, ये जो बंगाल वाला क्षेत्र था, इस बंगाल क्षेत्र में जो यूरोपीय सैनिक थे, अंग्रेज सैनिक कह लो, ये जो अंग्रेज सैनिक थे ये सैनिक दोहरे भत्ते की मांग कर रहे थे, दोहरे भत्ते की मांग कर रहे थे। इस जॉन सोर ने इन सैनिकों की मांग को क्या कर लिया, मान लिया, और जिसके चक्कर में इसका अपने ही लोगों में क्या हो गया, विरोध हो गया कि भाई साहब तुम इतना खर्चा क्यों बढ़ाना चाहते हो। इसने अपने ही सैनिकों की बात मानी, उनका सैलरी बढ़ाया, दोहरे भत्ते देने के लिए हाँ कर दिया, और इससे अपने ही लोग क्या हो गए, नाराज हो गए। नाराजगी के चक्कर में इसे क्या देना पड़ गया, बंगाल के गवर्नर जनरल पद से इस्तीफा देना पड़ गया। किसे इस्तीफा देना पड़ गया, जॉन सोर को। तो इसने भाई साहब इस्तीफा कब दिया, तो भाई साहब इसने कह सकते हैं मार्च 1798, मार्च 1798 में क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। याद करो जरा, इससे पहले था वॉरेन हेस्टिंग्स, पिट्स इंडिया एक्ट से खुश नहीं था और इसके चक्कर में इसने 1785 में क्या दे दिया, इस्तीफा। अच्छा, वॉरेन हेस्टिंग्स के इस्तीफा देने के बाद बंगाल का पहला कार्यवाहक गवर्नर जनरल कौन बना था, सर जॉन मैकफर्सन। कौन बना था, सर जॉन मैकफर्सन। अब इस्तीफा कौन दे रहा है,
सर जॉन शोर, ये जॉन शोर ने जब इस्तीफा दिया, इसके बाद भी बंगाल का अस्थायी गवर्नर जनरल कौन बना? सर अलर्ड क्लार्क। और ये जो अलर्ड क्लार्क हैं, ये भाई साहब मार्च 1793 में आए थे और मई 1793 में इनकी क्या हो गई? छुट्टी हो गई। ठीक है ना, लगभग 2.5-3 महीने तक ये क्या रहे? बंगाल के कार्यवाहक गवर्नर जनरल है। तो हम कह सकते हैं बंगाल का दूसरा कार्यवाहक गवर्नर जनरल कौन है? सर अलर्ड क्लार्क है। ठीक है ना, और इसके बाद कौन आएगा? वेलेस्ली। और वेलेस्ली अपने आप क्या कहता था? बंगाल का शेर। तो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? वेलेस्ली। बंद कर दो।